मयूख मेहर हैं, उनको आपने देहरादून में बहुत कम देखा होगा। वो वहीं स्थानीय राजनीति करते हैं, अपनी सीट की राजनीति करते हैं। अब करण मारा वर्सेस जो वो मयूख मेहर है, उसके बीच में असल विषय ये है कि करण मारा का कैंडिडेट कमजोर पड़ गया है। योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, वो क्या कमजोर सीट है या हल्द्वानी मुफीद है, जो माहौल जिस तरह से पुरानी घटनाएं हुई हैं। लेकिन आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर जो है अभी तक जिस तारीख में हम बात करें वो लूज कर रही है। उसका जो आने वाले समय में नुकसान होगा वो किसी तीसरे को नहीं होना। ये दिखा रहा है कि शायद ये आपस में ही लड़ पड़े। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की लड़ाई तेजी से आगे बढ़ रही है। 23 जनवरी को वोटिंग होनी है, 25 को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में और दूसरे निर्दलीय प्रत्याशियों में अलग अलग सीटों पर दिखाई दे रहे। आज हम बात विशेष तौर पर उत्तराखंड की 11 नगर निगमों की कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सत्ताधारी दल की नाक की लड़ाई है और कांग्रेस को भी यहीं पर साबित करना है। बाकी नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में क्या होगा वो स्थिति कुछ और बनेगी। मेरे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान हैं, उत्तराखंड से वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी हैं। उनसे बात करूंगा क्योंकि सवाल कुछ इस तरह के उठकर आ रहे हैं। इन 11 नगर निगमों में जो लड़ाई अब राजनीतिक तौर पर चल रही है वो कुछ अलग तरह के मुद्दे भी लेकर आ रही है जो पहले नहीं देखे गए, और कुछ दिलचस्प लड़ाइयां भी हैं अलग अलग नगर निगमों में। जैसे कोटद्वार में एक लड़ाई आ रही है, एक निर्दलीय प्रत्याशी कैसे वहां पर भारी साबित हो रहे हैं कांग्रेस और भाजपा के ऊपर। कहीं पर महिला और पुरुषों को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, कोई मर्द और औरत की बात कर रहा है तो कोई योग्य पुरुष और महिला का वर्गीकरण कर रहा है। और हल्द्वानी में कैसे यूपी से स्टार प्रचारक लाए जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, वहाँ कांग्रेस उलझी हुई है पिथौरागढ़ की लड़ाई में। तो ये दिलचस्प लड़ाई हो रही है, बात करेंगे। गजेंद्र जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। कुमाऊं की सीमांत सीट है, कांग्रेस के लिए लड़ाई बड़ी मजबूत होनी चाहिए। कांग्रेस ऐसा कह रही है कि हमने तैयारी कर ली है, लेकिन 11 नगर निगमों में पिथौरागढ़ फंसी हुई है। वहाँ पर मयूख मेहरी विरोध में आकर खड़े हुए हैं और मज़े की बात यह है कि संगठन कुछ कर भी नहीं पा रहा है। क्या चल रहा है पिथौरागढ़ सीट? पिथौरागढ़ में दरअसल जो इशू है वहाँ का, जो मयूख मेहर हैं, उनको आपने देहरादून में बहुत कम देखा होगा। वो वहीं स्थानीय राजनीति करते हैं, अपनी सीट की राजनीति करते हैं। और ये बात शायद जो है करण मारा को नागवार गुजरी होगी कि उनको नहीं पूछा जा रहा है यहाँ, तो उन्होंने वहीं पे अपनी तैयारी करवाई अपने लोगों से और वो चुनाव मैदान में उतर गए। अब करण मारा वर्सेस जो वो मयूख मेहर है, उसके बीच में असल विषय ये है कि करण मारा का कैंडिडेट कमज़ोर पड़ गया है। और अगर आप इसी बात पे ये करते हैं कि जब आप जगह जगह विधायकों को पूछ रहे हैं तो नेचुरल है कि उस विधायक को भी अधिकार रहा होगा पूछने का। तो इसलिए जो अरे वो अकेला इशू नहीं है, ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने इस प्रकार की हरकतें की है। मयूख मेहर का तो पुराना इतिहास भी रहा है ना, जब मुख्यमंत्री हरीश रावत थे तो धरने पर बैठ जाते थे, विरोध तो वो तब भी किया करते थे। अब मयूख मेहर ने कहा ना कि जब मैं प्रकाश पंत की पत्नी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो नहीं लड़े। वो बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी शर्तों पे काम कर रहे हैं। ये इसमें आप ये मान सकते हैं कि ये अपने आप में करण मारा का बहुत बड़ा फॉल्ट है। आप जब प्रदेश अध्यक्ष हैं तो आपको तो सबको कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए था। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपको निश्चित रूप से फेलियर है। वो कह रहे इस्तीफा दे दो, चले जाओ पार्टी से। वो क्यों इस्तीफा देंगे? वो कोई इतने बड़े मूर्ख आदमी थोड़ी कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि उस क्षेत्र में उनकी जो दखल है वो बहुत ज़्यादा है और इसीलिए मुझे लगता है कि आज जो है कांग्रेस का कैंडिडेट वहाँ कमज़ोर है। मैदान जैसे ही कुमाऊं का ख़त्म होता है, पहाड़ मैदान आता है हल्द्वानी। और हल्द्वानी में इस दफ़ा ब्राह्मण और ठाकुर की लड़ाई है। कांग्रेस भाजपा की सीधी टक्कर वहाँ पर दिखाई दे रही है। बीजेपी की स्थिति आपको क्या लग रही है? गजराज बिष्ट क्या अच्छा कर पा रहे हैं? और उनके समर्थन में योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। वो क्या कमज़ोर सीट है या हल्द्वानी मुफीद है, जो माहौल जिस तरह से पुरानी घटनाएं हुई हैं उसके बाद यूपी जैसे राज्य के मुख्यमंत्री का वहाँ आना, क्या वो एक अच्छी जगह बन जा रही है योगी आदित्यनाथ के लिए आने के लिए? मुफीद है तब लाए जा रहे हैं या कमजोरी है? आज भारतीय जनता पार्टी उस सीट पे फंसी हुई है। सबसे पहले तो गजराज को ठिकाने लगाने के लिए वो सीट ओबीसी करवाई गई। जब पता चला कि ओबीसी का सर्टिफिकेट गजराज के पास भी है, फिर इसको सामान्य करवा दिया। और इस बीच में कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, उन लोगों ने जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट पिछले चुनाव में 10-10 हज़ार वोट लाते थे, उसने विड्रॉ कर लिया। उसके विड्रॉ करने से जो 10,000 वोट का डेंट है, जो मुस्लिम वोट है, वो तो इनको नहीं मिलने वाला। क्योंकि आपने वन भूलपुरा से लेकर तमाम जो वहाँ माहौल बनाया, जो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद मजार जो सब किया, वो उसका एक रिफ्लेक्शन के रूप में हम देख रहे हैं। तो इसलिए ये लोग वहाँ फंसे हुए हैं।
और योगी आदित्यनाथ को लाने का भी वही कारण बनता जा रहा है। उनको लग रहा है कि कम से कम कुछ शायद उनके आने से हो जाए, लेकिन आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर जो है अभी तक जिस तारीख में हम बात करें वो लूज कर रही है। वो हिंदू मुस्लिम वाली जो बात आप कर रहे हैं, वो उत्तराखंड की बाकी जो नगर निगम है वहाँ ऐसा माहौल रहा नहीं है। हरिद्वार में, कोटद्वार में, देहरादून में, श्रीनगर में, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ हो, काशीपुर, रुद्रपुर में भी इतना नहीं रहा, क्योंकि हल्द्वानी में हुआ है सब कुछ पिछले साल, उससे पहले, इसलिए शायद योगी आदित्यनाथ ठीक वहीं आ रहे हैं। उनको वहाँ लाने के पीछे कुछ भी कारण हो, ये तो कारण है ही। ये जो विषय है हिंदू मुसलमान वाला, ये पिछले चुनाव में मैंने बहुत अच्छी तरह नोटिस किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दिनेश अग्रवाल पर फप्तियां कसते थे और कहते थे कि मुसलमानों के नेता हैं। इन्होंने धर्मपुर में 40-50 हजार वोट बना दिए हैं। इस बार भी वो टोपी वाला, वो निश्चित रूप से वो दिनेश अग्रवाल वाला जो विषय था वो चलाया गया उन्होंने, इसलिए वो मामला सिर्फ हल्द्वानी तक नहीं है। भाजपा को तो मालूम है कि जितना ज़्यादा उस विषय को फैलाएंगे वो शायद चुनावी राजनीति में और आगे बढ़ेंगे, और इसी का जो दुष्प्रभाव है ये आने वाले समय में आपको कोटद्वार में दिखाई देने को मिलेगा, पहाड़ की सीटों में दिखाई देने को मिलेगा। और एक और जो प्रयोग आपने इस बीच में इनका देखा कि ऋषिकेश वाली जो सीट थी उस पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा है कि भाई आपने जो है एक ऐसे बीजेपी कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके कैंडिडेचर के ऊपर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। और वहाँ पर जो उत्तराखंड में कुछ दिन पहले तक आपने मूल निवास और भू कानून की जो लड़ाई थी उसके पीछे जो हजारों हजार लोग सड़कों पर उतरे थे, वो सारा मॉब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ऋषिकेश में इकट्ठा हो गया हो। मैं गजेंद्र जी कोटद्वार पर आऊँगा, उससे पहले मैं ऋषिकेश पर आऊँगा। कोटद्वार पर एक सवाल है, इस बीच एक बयान आया कोटद्वार में, सुबोध उनियाल का कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा कि साहब कांग्रेस के पास मर्द ही नहीं था इसलिए उन्होंने महिला को टिकट दिया है। उस बयान के बाद बवाल मचा। तो क्या बीजेपी, कांग्रेस ने तो कहा कि भाई ये तो महिला विरोधी पार्टी है, इसका मतलब उनके चाल चरित्र, चेहरे पर सवाल उठाए। वो जो बयान आए हैं वो बयान क्यों आए हैं, उसका क्या कारण है? सुबोध उनियाल का जो बयान है, मर्द वाला बयान, वो उसका एक और बयान आया उसके बाद। रितु खंडूड़ी का बयान अखबार में छपा है और रितु खंडूड़ी ने कहा समाज ही नहीं राजनीति में भी पुरुष प्रधान व्यवस्था है। ये कोटद्वार की विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी यहाँ के मुख्यमंत्री हुए हैं। मनीष खंडूड़ी उनका भाई, सौरभ बागुण उनका भाई, साकेत बागुण भाई और विजय बागुण उनके चाचा, उस परिवार। इसका मतलब सुबोध उनियाल की कही हुई बात और जो ये रितु खंडूड़ी जो कह रही है वो कहीं ना कहीं जो है मिसमैच कर रही है। उसका जो आने वाले समय में नुकसान होगा वो किसी तीसरे को नहीं होना। ये दिखा रहा है कि शायद ये आपस में ही लड़ पड़े हैं, ऐसा मेरा मानना है। वो अध्यक्ष का भी तो एक बयान आ रहा है कि कोटद्वार में इसलिए रितु खंडूरी को टिकट दिया, एक बयान है ना, वो भी चल रहा है कहीं मीडिया में कि साहब हमें योग्य पुरुष नहीं मिल पाया था इसलिए रितु खंडूरी को टिकट दिया गया। ये बहुत गंभीर बात है। अगर आपको वहाँ योग्य पुरुष नहीं मिल रहा था तो आप ये बताएंगे कि आपने यमकेश्वर में आज तक एक भी योग्य आदमी पैदा नहीं किया गया। पिछले 5 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत रही है और हर बार आप महिला को जो है वहाँ टिकट भी दे रहे हैं, वो जीत के भी आ रही हैं। इसका मतलब आपने मान लिया कोई वहाँ मर्द नहीं बचा क्या? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि यमकेश्वर के जो मर्द हैं वो क्या नामर्द हैं? वो कैपेबल नहीं है क्या चुनाव लड़ने लायक? ये जो सवाल है ये निश्चित रूप से बहुत गैर जिम्मेदाराना है और चुनाव जीतने के लिए ये सब हरकतें तो की जा सकती है, लेकिन असल में इसका जो आने वाले वक्त में नुकसान होगा वो समाज को होता है। और इन जो लोग इस प्रकार के हल्के बयान दे रहे हैं उनको इनसे बचना चाहिए। एक सीट बड़ी दिलचस्प बनी हुई है गजेंद्र जी, वो है ऋषिकेश की। वो पहाड़ का द्वार कहा जाता है ऋषिकेश को। क्या उस सीट पर एक भावनात्मक चुनाव हो गया है? जो दिनेश चंद मास्टर हैं वो क्या भारी पड़े हैं सब पर? और क्या गलती कर गई बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल? क्योंकि कांग्रेस से तो वो टिकट भी मांग रहे थे, उनका टिकट नहीं हो पाया इसलिए निर्दलीय आ गए दिनेश चंद मास्टर। क्या बीजेपी ने भी गलती कर दी? क्या वहां पर पहाड़ी और मैदानी की लड़ाई हो गई है? क्या हो रहा है यहाँ ऋषिकेश में? 11 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं। देहरादून में पिछले 4 बार से लगातार सीट सामान्य है। पिछली बार जो पहली बार वहाँ नगर निगम बना ऋषिकेश, वो महिला आरक्षित हुई सीट, और इसी बार वो जो है जब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई तो उस पर वहाँ का जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के 15 लोग मेयर पद की दावेदारी कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उनका कहना था कि हमारी राजनीतिक हत्या करने के लिए ऐसा किया गया। भाई अगर परिवर्तन होता, रोस्टर चलता, वो रोटेट होता, वो देहरादून से चलता, जो पहला जो है नगर निगम था पूरे उत्तराखंड का, वो आपके हल्द्वानी जाता, हरिद्वार जाता, कहीं जाता, वो ऋषिकेश जाके अटक गया। इसलिए ये सवाल कोई दूसरा नहीं उठा रहा है। ये सवाल बीजेपी के भीतर वो लोग जो 25-30 साल से बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं, उनका कहना है कि अचानक से रोस्टर यहाँ कैसे पहुंच गया और सबसे पहले आपने ये प्रयोग यहाँ क्यों कर लिया।
सेम टाइम जो घटनाक्रम हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने जाटव को टिकट दे दिया, बीजेपी शंभू पासवान को लेकर आई। उस बीच में ये संयोग है, ये मतलब एक अचानक से एक स्थिति बनी है कि यहाँ से पासवान का आना और उधर से जाटव का आना, और उस बीच जो टिहरी के जो वो मास्टर जी हैं उनका मैदान में आना, वो टिहरी का और जो वहाँ व्यापारी है ऋषिकेश का, ये बहुत गंभीर इशू है। आप उसको इस बात से समझ सकते हैं कि हमारा तो जन्म टिहरी में हुआ। 1981 में जब मेरी बड़ी दीदी की शादी हुई, उस समय भी शादी का सारा सामान ऋषिकेश से गया टिहरी के लिए। और 2023 में जब मेरे भांजे की शादी हुई, उस समय भी ऋषिकेश से सामान आया। 2006 में जब मेरी शादी हुई, मेरी बारात मतलब जब यहीं होनी थी, तो हम देहरादून आने के बजाय हम सामान लेने ऋषिकेश जा रहे हैं। वो ऋषिकेश ऐसा सेंटर पॉइंट है, वहाँ पहाड़ और व्यापारी का जो रिश्ता है वो बहुत गजब का रिश्ता है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। और अगर आपने उसको छेड़ने की कोशिश करी है, आपने वहाँ जाटा वाला प्रयोग कर लिया, आपने पासवान वाला कर लिया, तो ये तो मैं अपने एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि मेरी फैमिली की शादी के जहाँ कहीं हो रहे हैं, तो आप अगर गंगी भी चले जाओगे ना, तो गंगी का आदमी भी पूछेगा कि उस कहाँ गए घर के लोग, तो कहेगा ऋषिकेश सामान लेने जा रखे हैं। यमकेश्वर जाओगे, श्रीनगर जाओगे, उत्तरकाशी जाओगे, पौड़ी जाओगे, ये पूरा जो सराउंडिंग का एरिया, ये आपके नरेंद्र नगर तो पूरा चिपका हुआ एरिया है। ये सारा जो हमारे लोग माइग्रेट होकर आए हैं, बड़ी संख्या में वहाँ शिफ्ट हो गए, उनके घर बन गए, वो वोटर बन गए, और जो रिश्ता है उस रिश्ते के ऊपर ही आँच है। उस रिश्ते को इसी प्रकार से कनेक्ट करने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास भी अनुसूचित जाति के बहुत सारे लोग थे जो तैयारी कर रहे थे। उन लोगों का कहना है कि उनको जो है जानबूझ के ठिकाने लगाने का काम किया गया। इसीलिए मुझे लगता है जो वो माहौल बनकर आ रहा है, और जो मतलब जो मैंने इस विषय को, आपको ध्यान होगा, बॉबी पवार के चुनाव में कहा था कि मैंने कहा लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन ये लड़का कुछ डिफरेंट करने वाला है। मतलब उस समय तो लोगों ने हल्के में लिया कि नहीं वो 15-20 हज़ार वोट पे अटक जाएगा। प्रीतम सिंह का बयान था, जो वहाँ चक्राता के विधायक, बहुत सीनियर नेता है, खुद विधानसभा हार गए। उन्होंने कहा कि हार्डली 40,000 तक बॉबी पवार पहुँच जाएगा। उन्होंने लास्ट लाइन खींची 40,000 की, 2.25 लाख लोगों ने वोट दे दिया। इसका मतलब जो सेंटिमेंट्स हैं इस स्टेट के, अगर ये राजनीतिक दल इस प्रकार से खेल कर रहे हैं, तो आने वाले समय में मुझे लगेगा कि ये दिनेश चंद मास्टर से लेके और उससे पहले बॉबी पवार, त्रिभुवन जैसे जो उदाहरण हमने देखे, ये आने वाले समय में इन राजनीतिक दलों के लिए बहुत सोनी होने वाला है। सोच नहीं होने वाला है। मेरा आखिरी सवाल है, 11 नगर निगम है, आपने अपना कैलकुलेशन किया होगा, अभी वक्त बहुत है 23 तारीख में, उससे पहले आप क्या देख रहे हैं बीजेपी कांग्रेस में? बीजेपी का दावा है कि हम 11 की 11 निगमों को जीत रहे हैं, कांग्रेस अपना दावा कर रही है, आपको क्या लगता है ये क्या कुछ 50-50 होने वाला है, या ये 90-10 होने वाला है? क्या नजर आ रहा है? कितनी सीटें आप दे रहे हैं अभी आज की तारीख में 11 में से बीजेपी कांग्रेस? और पिछली बार जब चुनाव हुआ था, निकाय चुनाव, तो निकाय चुनाव में हमने देखा था कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में बीजेपी कांग्रेस लगभग बराबर पर थी, और उन्हीं के बराबर में निर्दलीय वाले भी थे जो बगावत करके लड़े थे, ऑलमोस्ट वो बराबर थे। आज की तारीख में जो डिफरेंट है, वो डिफरेंस यहाँ से शुरू होता है कि मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी किशोर भट्ट उत्तरकाशी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी चुनौती वहाँ उनके लिए, और उस सीट का इतिहास है अभी तक का। अब हो सकता है आने वाले समय में क्या हो कि आज तक सत्ताधारी दल का व्यक्ति वहाँ जो है चुनाव नहीं जीता है। टिहरी में 75 साल के इतिहास में एक चुनाव को छोड़कर वहाँ हमेशा निर्दलीय जीता है। वहाँ सारी भाजपा लगी हुई है, सारी कांग्रेस लगी हुई है, सारे लोग कायदत करने पर लगे हैं। देहरादून के भीतर जो बड़ा मुद्दा बनकर निकला कि गामा पहलवान का टिकट क्यों काटा गया, उन्होंने कौन सा भ्रष्टाचार करा था। आपने जो वो हल्द्वानी वाले जो कैंडिडेट वो रौतेला का टिकट काटा, वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अभी बराबर मतलब एक फिक्स सिचुएशन हम कह नहीं सकते, उसके लिए अभी 2-3 दिन हमें वेट करना पड़ेगा कि 11 में से बीजेपी कांग्रेस लोग कहाँ तक जाएंगे। लेकिन असल बात क्या होगी, असल बात ये होगी कि कल शाम को मुख्यमंत्री को जो है देहरादून में वैश्य सम्मेलन को संबोधित करना पड़ा। उन्होंने वहाँ पर कहा कि हम देहरादून में सिद्धार्थ अग्रवाल एक बेहतर कैंडिडेट थे, लेकिन हमने इसकी भरपाई रुड़की में जाके कर दी। इसका मतलब वो मान रहे हैं कि वास्तव में जो वैश्य समाज है, जो अग्रवाल हैं, ये जो तमाम लोग हैं, ये अपने आप में जो है कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, ये कुछ हो सकता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये अभी इससे और बड़ी चुनौती आपको श्रीनगर में दिखाई देगी। श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जिसको 24 घंटे पहले ज्वाइन करवाया, और वहां पर उन्हीं की पार्टी से बगावत करके जो है आरती भंडारी मैदान में लड़ रही हैं। कल उन्होंने जो जुलूस निकाला उसमें दिखाई दे रहा है कि बड़ी संख्या में लोग निकले हैं। उसमें आपने वहाँ प्रदीप और पूनम तिवारी का हाल भी देख लिया, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि एक्चुअल पिक्चर तक जाने में अभी हमें 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर है कि ये सरकार ने इस पूरे चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जरूर जोड़ दिया है। और कांग्रेस जहाँ तक है, कांग्रेस की स्थिति है कि उन्होंने
पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए इस बार भी कुछ अलग नहीं किया है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए अभी कहना मुश्किल है, बिल्कुल जिसके दावे हैं 11 के 11 निगम जीतने के, वो दावे में अभी आपको भी इंतजार करना चाहिए। बहुत कुछ हो रहा है नगर निगमों के चुनाव में, अलग अलग मेयर सीट पर लड़ाइयां हैं, बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर अधिकांश सीटों पर है, लेकिन कई जगह पर निर्दलीय भी जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं और वहां पर क्या सिनारियो बनता है वोटिंग तक, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल ये लड़ाई निकाय चुनाव की चल रही है, बहुत जल्द आपको हम बताएंगे कि क्या स्थितियां बन रही हैं नगर निगमों को लेकर, उसको स्पष्ट जरूर करेंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।